वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान में दौरा और उसके तो पूरा यूनाइटेड नेशंस में आप जो भी लोग उधर थे उनको नजर आ रहा हो, नेशंस में आए थे। तो पूरा यूनाइटेड नेशंस में आप जो भी लोग उधर थे उनको नजर आ रहा होगा कि हमारा UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के फ्लड्स को और क्लाइमेट को इस सेशन का फ्रंट और सेंटर में डाला था। और ना सिर्फ UN सेक्रेटरी जनरल ने अपने तकरीर में पाकिस्तान की रेफरेंस की, मुख्तलिफ वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के ये सलाह के रेफरेंस भी दिया। अमेरिका के सदर ने कहा कि सबको पाकिस्तान को मदद करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल ने हमारे लिए मुख्तलिफ इवेंट्स, एक जो COP27 के साइडलाइट्स का इवेंट था, वहाँ हमने बोलने के मौका दिया। अब फिर बहैसियत चेयर ऑफ द OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, हमने OIC का सेशन को साइडलाइंस पे खुद चेयर किया और अपना जो पैगाम है वहाँ भी पहुँचा सके। फिर हम ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना का भी सदारत पाकिस्तान के पास है और वो मीटिंग भी मैंने साइडलाइंस पे चेयर किया एंटोनियो गुटेरेस और UNPG के प्रेसिडेंट के साथ। और उस फोरम जो है वो तीसरा बड़ा फोरम है यूनाइटेड नेशंस का। पहला है UNGA, फिर है UNSC और उसके बाद ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना जो डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और उस प्लेटफॉर्म से हमने तजवीज़ की कि COP27 में जो लॉस एंड डैमेज का एजेंडा आइटम है जो अब तक उनका एजेंडा में नहीं रहा है, COP27 का एजेंडा में होना चाहिए। और साथ साथ बहुत से बायलैटरल मीटिंग्स हमारा वज़ीर आज़म के, हमारे अपने और पॉजिटिव डायरेक्शन में किए। फिर यहाँ वाशिंगटन पहुँचे। मेन फोकस एक बार फिर सैलाब के मुतासरीन थे और फोकस ना सिर्फ हमारा इस वक्त के जो रिलीफ और रेस्क्यू फेस है, मैं जो आगे जाके रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन फेस है उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए हमारे बहुत से फ़ायदेमंद इंटरेक्शंस रहे हैं। सैलाब के अलावा जो हमारा मैं समझता हूँ ख़ारजा पॉलिसी के नज़र से जो कामयाबियाँ हैं इस ट्रिप के नतीजे में, एक कि हम अपेरेंटली ऑफिशियली डी-हाइफनेट हो चुके हैं और ना हम ऑफ पैक रह चुके हैं, ना हम पैक इंडिया रह चुके हैं। अब हम पाकिस्तान की नज़र से देखे जाएंगे, पाक US ताल्लुकात से नज़र से देखे जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा ये ख़ारजा पॉलिसी की नज़र से एक कामयाबी है और एक सॉलिड फाउंडेशन है हमारा रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ने के लिए। सैलाब के अलावा जो हमारा एजेंडा था पहले से इस ट्रिप के लिए, वो जो हमारा मुआशी ताल्लुकात है उसको बेहतर करने के लिए और एक रिसेप्टिवनेस है। आपने देखा होगा कि बिलावल से जो स्टेट डिपार्टमेंट का बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है वो भी पाकिस्तान का दौरा करके वापस आया है। और हमारा मुआशी ताल्लुकात, हमारा ट्रेड जो ताल्लुकात है ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, टैक्स सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि आगे जाके मज़ीद दरवाजे खुलेंगे पाकिस्तान की इन मुआशी कंपोनेंट्स के लिए। पर ऑब्वियसली इसलिए कि सैलाब इतना बड़ा सैलाब हुआ है तो ज़्यादा हमारा तवज्जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन पे रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर आप किसी भी ममालिक से 6 महीने पहले कंपेयर करें और आज से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री के, हमारे एम्बेसडर्स के, हमारा एनवॉयस के, हमारा ब्यूरोक्रेट्स के मेहनत के नतीजे में हमने पाकिस्तान का इज़्ज़त को बहाल किया, पाकिस्तान को का कद को भरा किया है। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसी तसल्सल से जाते हैं तो फिर हमारे अवाम की जो हमारे मुआशी फ़ायदे जो हो सकते हैं और जो हमारे अवाम के लिए फ़ायदे हो सकते हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएंगे। और उम्मीद है
کہ ہم اسی محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کام کرتے رہیں گے. کرنا چاہے تو who wants to? Somebody will have to conduct. Anwar Iqbal Saab can ask and then conduct, or is he just? آپ ریز کریں گے اور کسی کو اس میں آج انہوں نے صحیح لائن لگائی یا نہیں لگائی ہے تو انہوں نے کوٹ کیا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو فٹ بال بٹوین چائنا اینڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو اس کے حوالے سے کچھ اب مجھ سے وہ بار بار سوال ایسے کیا کر رہے تھے کہ کل کا انٹرویو تھا, اتنے سارے انٹرویوز ہوئے ہیں کہ یاد رکھنا مشکل ہے. ان کے سوال کے جواب رادر دین آن دا ان کے سوال کے جس طریقے سے وہ سوال پیش کر رہا تھا تو میں نے بڑا کافی زور سے کہا کہ ہم تو سیلاب متاثرین ہیں اور آپ ہمیں آئی ہوپ کہ ہمارا جو سیلاب کے جو ایفرٹس ہے, جو ہمارا ریسکیو ریلیف کے ایفرٹس ہے, جو ہمارا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے ایفرٹس ہے, وہ جیو پالیٹکس کا شکار نہ ہو. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ کا کنگریچولیشن, تو اچھا آپ کا ٹرپ گزرا. سر جو دراڑیں پیدا کی عمران خان صاحب نے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں, وہ کافی حد تک دیکھا ہے کہ آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیابی بھی ہوئی ہے. تو واشنگٹن میں جو ہمارے پرانے ایمبیسڈر تھے اسد مجید خان صاحب, انہوں نے ایک آف دی ریکارڈ کنورسیشن کے اقتصابات کو آن دی ریکارڈ کر کے جو بھی انہوں نے کیا اور اس کو پھر عمران خان صاحب نے یوز کیا ہے ڈپلومیٹک آف دا ریکارڈ. سر ان کی ڈونلڈ کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کو انہوں نے جو کیا سوال تھوڑا کمپلیٹ کر دو. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کو یوز کیا اور پھر سازش کا الزام, امریکہ پہ الزامات, سب کچھ ہوا. اس کے بعد ان کو ای یو میں ایمبیسڈر لگا دیا گیا اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو سیکٹری خارجہ لگایا جا رہا ہے. تو سر یہ ان غلطیوں سے سبق سیکھا جاتا ہے یا پھر وہی چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی؟ پھر دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کچھ اداروں کا نام لیا اپنی کنورسیشنز کے اندر کہ کچھ لوگ ان کو لے کر آئے یا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد مانگ رہے ہیں کہاں صاحب. تو سر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں یا انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, اسد مجید صاحب نے اپنا جو ذمہ داری ہے وہ کر رہا تھا. جو غیر ذمہ دار کام کیا گیا ہے وہ تو خان صاحب نے کیا. میں امید رکھتا ہوں کہ میرا ایمبیسڈر حقائق مجھے رپورٹ کرے گا اور اس کو اس تحفظ ہونا چاہیے, اس یقین دہانی ہونا چاہیے کہ جو بھی رپورٹ وہ کر رہے ہیں ٹیلی گرام کے تھرو, جو پاکستان کا سب سے ہائیلی کلاسیفائڈ ایک طریقہ کار ہے کمیونیکیشن کا, کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک سیکرٹ رہے گا میرا ایمبیسی اور میرا منسٹری آف فارن افیئرس کے درمیان. جو اگر غلطی عمران کا اور سزا میں اسد کو دے دوں, میرے خیال میں وہ ناانصافی ہوگا. لیکن جو آپ نے سیکنڈ پورشن کا سوال کیا تھا ہمارا فارن سیکرٹری سے, اس قبل اس وقت آپ نے کیا, دیکھتے اس پہ کیا اعلان کیا جائے گا. جہاں میں نے خان صاحب کی کردار کی بات کی کہ خان صاحب کہہ رہا ہے, خان صاحب کا جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہے, جو مطالبات ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ جمہوریت بحال ہو جیسے ہمارا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی ہو جیسے ہمارا ہوتا ہے. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جب کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے ایک متنازع کردار سے لے کے ایک آئینی کردار کی طرف بھر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور ان کو واپس وہ متنازع کردار ادا کر کے خان صاحب کو واپس اقتدار میں لے آنا چاہیے. تو وہاں بھی میں خان صاحب کا جو باتیں ہیں اس پہ مذمت کر رہا ہوں. واجد علی سید جی, thank you very much for doing this. I'm going to circle back to where we started. کہ United Nations میں آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی رہی آپ کے انڈین کاؤنٹر پارٹ was as active. Was he? میں سمجھنا زیادہ ایکٹیو تھے. You were very focused on machine. So United Nations کے reforms کا بہت جگہ شروع ہو گیا, and it's very apparent کہ ایسی ٹیبل پر they want to get a seat. اور کل سے کی بلکن میں بھی اس کی تعریف کی تھی ان کا کوشش میں شکل کوشش. How do you feel about this as a Pakistan
India is getting a seat at the SC table. Second part is COP26 के अंदर green financing की बात इस पे $100 billion का आपने जिक्र किया था. And again, India has been very vocal about it. You are now the voice of having some kind of mechanism. Don't you think that it would be better? It would be better that as a collective regional unit, or you would go that you join hands with the regional countries. जहाँ तक इंडिया का एक्टिविटी है, उनका वज़ीर ख़ारजा की एक्टिविटी है, आई अस्यूम कि जैसे पूरी दुनिया का वज़ीर ख़ारजा एक्टिव थे यूएनजी के सेशन में, वो भी एक्टिव होगा और वो उसका हक है. जहाँ उसका मेंबरशिप का सवाल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, मैं अपना यूनाइटेड नेशंस में जो मेरा एम्बेसडर है, जो मेरा रेप है, उसकी मेहनत की वजह से, हमारा एलायंस की मेहनत की वजह से हमने बार बार ये कोशिश को नाकाम करवाया और बहुत रिसेंटली इस कोशिश को नाकाम करवाया. उनका ये कोशिश जारी रहेगा. मेरा ख्याल में जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिफॉर्म जो बात होता है, बहुत रिफॉर्म करने के इम्कान है, लेकिन हमारा इस किस्म का मेंबर्स में इजाफा करना वो से रिफॉर्म नहीं है. हम तो समझते हैं कि जो वीटो पावर है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो एक एस्पिरेशन हो सकता है. Second part of your question was sorry. COP26 about the green finance. हाँ, so as far as the 100 billion annually, वो नहीं है. हमने सिलाब से गुजर के ये हमें पता चला कि सारे ममालिक ने बात तो की, लेकिन वो पैसा मौजूद नहीं है. हमने जो alternate तजवीज़ दिया है वो ये है कि जहाँ शायद एक कर्ज का स्वैप हम कर सकते हैं. हमारा एक मुआशी कर्ज हो, उनका एक मौसमी तब्दीली का कर्ज है, और हम इसका स्वैप करें. हम वो पैसा और बाकी ममालिक जो डेवलपिंग क्लाइमेट स्ट्रेस कंट्रीज है, वो पैसा को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ग्रीन एनर्जी पे इस्तेमाल करें, और आप उसको उन्हीं 100 बिलियन जो आप नहीं दे रहे हैं उसमें गिनाया जाए. नॉवल आइडिया है, इब्तदाई दिन है, देखते हैं कि कहाँ तक हम इस सिलसिले में पहुँच सकते हैं. एंड जहाँ तक हम सबको मिलकर काम करना, आइडियली जो भी ख़ास तौर पे जो इस पे भी मेहनत ज़रूरी होगा, लेकिन आइडियली जो भी सारे क्लाइमेट स्ट्रेस कंट्रीज हैं, जो सबसे बड़ा 10 क्लाइमेट स्ट्रेस कंट्रीज है, को मिलके एक आवाज़ होके इस इशू को उठाना चाहिए. इसलिए हमारे लिए it's become a question about survival. As far as our neighbor is concerned, with all the caveats that I've already given, कि हमारे लिए अगस्त 2019 का मसला है, बहुत से मसले हैं. उसूली तौर पे जो बात आप कह रहे हो सही है कि हमें मौसमी तब्दीली के सवाल पे जिनका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे अवाम भुगत रहे हैं, उस पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए. और अगर मैं यहाँ आके अमेरिकन्स को कह सकता हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता है कि आप मौसमी तब्दीली का मुकाबला करेंगे चीन के बगैर और आप चीन के साथ मिलकर काम करें, तो मुझ में भी उतना मॉरल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि मैं ये एडमिट करूँ कि मिसाइल अपनी जगह, भारत और पाकिस्तान को जहाँ तक मौसमी तब्दीली का सवाल है, अगर एक जगह है जहाँ हमें काम मिलके करना चाहिए तो ये टॉपिक है. अगर हम मौसमी तब्दीली का मुकाबला करें, अपने अवाम को बचाएं, अपनी दुनिया को बचाएं, तो फिर बहुत से टाइम है कि हम आपस के एतराज़ात पे लड़ते रहेंगे. लेकिन इस इशू पे अगर यूनिटी ना हुआ तो खुदा न खास्ता आज तो पाकिस्तान है, कल कोई और मुल्क होगा, और जो हम आज दुनिया जिस तरीके से पहचानते हैं वो ऐसे रहेगा ही नहीं. I'm saying that we have difficulties, that we don't have that reciprocal partner over there, that 2018-19 has made it impossible for us to engage for a whole host of reasons. If there is any one area where on a principle basis, that doesn't mean it's necessarily possible, but then there's a part of principle,
not only Pakistan and the United States and India, but other powers or other countries that don't necessarily get along. This is perhaps the one issue that we should, regardless of everything else, be working towards combating, because हमने जो देखा है, हमने जो experience किया है, मैं तो I wouldn't wish this upon my worst enemies. ये एक ऐसा क़यामत से पहले क़यामत है जिसका हम आज मुकाबला कर रहे हैं, और इसका हल यही है कि पूरी दुनिया को एक होके इसका मुकाबला। या आपको तो सबसे बड़ा हेडलाइन मिला और आपको ज़्यादा चाहिए। So gender inclusivity is an interesting component. Gender inclusivity बहुत ज़रूरी है और accountability भी ज़रूरी है। इस वक्त मसला ये है कि it's such a large scale, 33 million people, more than the population of Sri Lanka, more than the population of New Zealand, more than the population of Australia, 95% of the population of Canada. I mean, I think that agar kal 95% of the population of Canada became climate refugees, so Canada ki bas ki baat nahi hai ki wo 33 million ka ख्याल रखे। हमारा पूरा वसाइल, हमारा जितना भी दुनिया में, बहुत शुक्रगुजार हूँ दुनिया का कि जितना हमें मदद मिला, अभी तक it's a drop in the ocean compared to the challenges we face. वज़ीर आला सिंध ने टीवी पे आके कहा है, बार बार कहा है कि किसी एक वक्त में वो सिर्फ 25% जो विक्टिम्स है उस तक उन तक रिलीफ पहुंचा सके। तो हमारा मसला ये नहीं है कि we have an excess of supplies that is not able to get out and उसका कोई हमारा मसला ये है कि जितना भी हम करें नाकाफी है। जी थैंक यू सर। रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एड चाहिए हमें अराउंड लाइक 30 बिलियन आई बिलीव, एंड अभी तक हमें अराउंड लाइक $66 मिलियन मिले हैं ऑल ओवर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट से बात हुई, डिफरेंट इदारों से आपकी बात है, तो क्या रिस्पांस क्या है, कितना क्विकली और देखिए। तो जहाँ तक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का है वो तो हम उस फेज पे नहीं पहुँचे हैं। हम UN सेक्रेटरी जनरल और एमेलिया मैक्रोन जो सदर है फ्रांस का, वो मिल के हमारे लिए एक इवेंट होस्ट करेंगे, कॉन्फ्रेंस होस्ट करेंगे जहां हम रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू की बात कर रहे हैं। इब्तिदाई दिनों में हमने 160 मिलियन का फ्लैश अपील यूनाइटेड नेशंस के साथ किया, और उस 160 मिलियन की फ्लैश अपील के मुताबिक मेरा ख्याल में 80% हम अपना टारगेट को इफ नॉट मोर क्रॉस किया, और हम दूसरा फ्लैश अपील भी डालेंगे। 66 मिलियन सिर्फ हमें अमेरिका की तरफ से मिले हैं USAID के थ्रू। But I want to sort of contextualize that कि 2022 is a very different world than 2010 and 2011. पूरी दुनिया ने कोविड पैंडेमिक का मुकाबला किया। 2 साल उनके शहर बंद थे, उनको दुकानें बंद थे, उनका मईशत को धचका हुआ, हमारा मईशत को धचका मिला, और पूरी दुनिया के सारे ममालिक के मईशत को धचका मिला था। उसके बाद जो यूक्रेन जंग है उसके नतीजे में जो मुआशी मसले, ना सिर्फ महंगाई यहाँ अमेरिका में बढ़ता रहा, पूरी दुनिया में बढ़ता रहा, पाकिस्तान में भी बढ़ता रहा, तो उसी इकोनॉमिक स्पेस में हमें फंक्शन करना है। यही वजह है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस पिच कर रहे हैं, यही वजह है डेथ स्वैप की बात कर रहे हैं, यही वजह है कि हम समझते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेज करके फॉरम्स और व्हीकल्स बनाना पड़ेंगे जिससे हम इतना बड़ा चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे। सर आप मैं इधर I was distracted. सर आपने कहा कि 6 माह पहले जो अमेरिका यूएस रिलेशन थे उससे लेवल से बहुत आगे निकल गए। यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अनडॉक्यूमेंटेड, आपकी कोई बात हुई टेम्परेरी जो लीगल स्टेटस है TPS किसी स्टेक होल्डर से? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि $10 मिलियन जो कल फॉरेन सेक्रेटरी ने दिए स्कूलों के लिए, उसके अलावा स्कूलों के लिए 10 मिलियन स्पेसिफिकली फॉर फूड सिक्योरिटी। हमने जो
سب سے اہم ایشو سر اٹھایا تھا کہ obviously ریسکیو ریلیف تو اپنی جگہ، جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلے آ رہے ہیں ہمارے لیے کہ 4 ملین سے زیادہ ایکڑ ہمارا کراپ تباہ ہو چکا ہے سیلاب کے نتیجے میں. تو ایک ہمارا خطرہ سیلاب سے اس کا ڈیمیج سے، دوسرا ہمارا خطرہ یہ صحت کے نتیجے میں جو واٹر بورن ڈیزیزز کے ایپیڈیمکس ہو رہے ہیں، تیسرا ہمارا خطرہ فوڈ انسیکیورٹی کا جو مسئلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمارے فصل کو تباہ ہو چکے ہیں. اور آخری جو ہمارا وہ پورا اوور آل معیشت کا، اس لیے ہمارا IMF ڈیل کا جو ابھی ہم نے اگریمنٹ ریچ کر چکے تھے، اب سیلاب کی وجہ سے obviously وہ ناممکن ہے. TPS کے بارے میں بتائیں گے کس TPS کے بارے میں میرا خیال میں سینٹ میں یا کانگریس میں سینٹ میں مطلب کہیں نہ کہیں سے کوئی موومنٹ ہو رہا ہے، وہ اتنا پروگریس نہیں کہ میں آپ کو رپورٹ اس وقت دے سکوں. فورم شہزاد فرام 92 آپ نے ابھی سوال کر رہے ہیں، آپ نے مینشن کیا کہ آپ کے تعلقات جو ہے فارن منسٹر، آپ ینگسٹ فارن منسٹر، ون آف دا ینگسٹ فارن منسٹر، آپ نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ چند مہینوں میں جب ہمارے تعلقات بہترین ہو گئے، امریکہ میں بہترین ریسیپشن ملا، کون سے ایسے انیشیٹو آپ نے نئے لیے فارن آفس جس سے سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو گیا؟ تو سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو گیا تو از اے بٹ of an overstatement. I'm sure that wasn't your intent. But نہ صرف امریکہ کا، اگر آپ میرا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، میں نے کہا آپ سارے ہمارا جو خارجہ پالیسی کے تعلقات تھے 6 ماہ مہینے سے لے کے آج تک کمپیئر کریں تو بہتری آپ کو نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کی نتیجہ ہے. آپ کو مسلسل انگیج کرنا پڑتا ہے، اور نہ صرف پازیٹیولی انگیج کرنا پڑتا ہے مگر ایک لیجیٹیمیسی کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جہاں آج ہے اور جہاں 6 مہینے پہلے ہیں وہاں واضح فرق نظر آ رہا ہے. کچھ ہمارا اپنا محنت کی نتیجہ، کچھ ہم سے پہلے جو حکومت تھا ان کا کردار کی وجہ سے. نہ صرف امریکہ کا تعلقات، امریکہ کے تعلقات تو ان کا کردار مگر ایک پرانی ہسٹری ہے، مگر ہمارا مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ہو، ہمارا کچھ ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات ہو، جگہ 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 خان صاحب نے ہمارا خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا. خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانا اپنا جگہ، پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچایا. شکر الحمدللہ ہم اب صحیح سمت پہ چل رہے ہیں. Madam Sarah Zaman, the voice from America. I'm headed soon to Pakistan, and we will be able to connect. Hope to be able to connect with you over there. So I have a 2-part question. One is, your message has been very focused about the floods. Has to be, given the gravity. But then, how do you make sure that the political uncertainty and instability that's in Pakistan right now doesn't overshadow these relief efforts at home and also outside the country where it's being observed very closely? Should I answer in Urdu or in English? Whatever you prefer. Okay. As far as the political stuff is concerned, I've been very clear from day one. I think even domestically, our attention was not on the floods when they're coming. I literally had to go out to where, while it was still raining, in the middle of flooded areas, appeal not once, not twice, but 3 times that our political community, our media community realize that the number 1 priority that we should have are the floods and our flood victims. And while we saw in the initial days a lot of engagement on the topic, unfortunately, it's fair for you to say that even within the Pakistani context, particularly from those areas that are dry, they are finding it far too easy to shift away from the floods. آپ کا اپنا ملک کا 1/3 of your country under water, 1 in 7 people. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے چین ہو اور US ہو تو ان کو بھی مل کے کام کرنا چاہیے. اب سوال ہوا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے کہ بھارت بھی اور پاکستان بھی موسمی تبدیلی پہ کام کریں. تو اس سے پہلے موسمی تبدیلی تو دور کی بات ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس سے تو ہم اب سب ایک
पूरा पाकिस्तान एक होके उसका मुकाबला करेगा। ये नजर आए कि ना सिर्फ हम या कोई और, सब के सब जो हमारा मुखालिफ है, जो हुकूमत में है, वो सब मिलके इस इशू को एड्रेस करे और आपका सियासत रुक सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1, 2, 3, 6 महीने का फासला हो आपका एक जलसा और दूसरा जलसा में, कोई क़यामत नहीं होगा। उसके नतीजे में बल्कि हम अपने अवाम को मदद कर सकेंगे। और जैसे मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश किया कि जो नुकसान है वो such large extent of devastation, no one person, no one can do this alone. हमें पूरा पाकिस्तान एक होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया को एंगेज करे इस सिलसिले में। And the second part of my question is, again, you've talked about climate change and how this is affecting Pakistan, but overall we're seeing very little introspection from Pakistan regarding the policies that have been in place when it comes to haphazard development, poor infrastructure, inability to store water, whether it's coming from the rivers or from the skies. So in general, the lack of policy making that has brought Pakistan to that point where it's finding it very hard to mitigate the impact of climate change. We're hearing very little about what Pakistan should have and could have done to strengthen itself a bit. I'm sure there'll be sort of technical experts that can tell us more about what we should have and could have done. But I know that because we had the 2011 and 2012, 2010 and 2011 floods, we did, not on our own expertise, but with the World Bank, the Asian Development Bank, in Pakhtunkhwa, they built bridges higher than those floods. In our province, they built bunds and other things that were stronger and bigger and higher than the highest floods we've ever seen. There's no infrastructure. There's no dam that can cater for the water that just descended from the skies. There's been the infrastructure that I referred to, that bridge and that bund, wo to phate jab ye silab aaya. So absolutely, there's conversations to be had about building close to rivers and also we had Tarawat Dam built in Jamshoro in Sindh, and it's a rain storage dam, and dams like that should be built. But I don't think that there's any infrastructure that could have dealt with this catastrophe. Perhaps increasing the development budget as well. यार पूरा डेवलपमेंट बजट हो जाए ना, मैंने आप पूरा पाकिस्तान जब पूरा पाकिस्तान का बजट होता, आप डेवलप में क्या डेवलप करो? As in हमारे घर, हमारे जगह ऐसे लगता है कि समंदर ही समंदर है। और अगर कहीं एक रास्ता आ रहा था तो आप कोई उधर से आसमान से ऊपर से नीचे। हमारा एक्चुअली जो 2017 का प्लानिंग, फेडरल प्लानिंग डिपार्टमेंट का फ्लड प्रोटेक्शन का एक एनालिसिस हुआ, वो पूरा का पूरा फोकस उनका रिवराइन फ्लडिंग का था। और पाकिस्तान के जो प्रेडिक्शंस हैं मौसमी तब्दीली की वजह से जो नुकसान वो कहते हैं पाकिस्तान का होगा, वो ये है कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स हमारा जो ग्लेशियर्स है, वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन। सो पहले ये ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे, जिसके नतीजे में हमारे रिवर्स का फ्लड्स होंगे और इवेंचुअली वो ग्लेशियर्स ख़त्म होंगे और हम प्यासा रहेंगे। ये सॉर्ट ऑफ द वार्निंग इज फॉर पाकिस्तान। ये हमें नहीं बताया गया कि हमारा दरिया एक तरफ, आसमान से इतना ज्यादा पानी आएगा। यूक्रेन के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन पे कोई सवाल हुआ? सवाल तो होता रहता है, जवाब एक ही है कि हम न्यूट्रल है। Thank you. Nafis from UAE, first to broadcast to Pakistan and Afghanistan border region. Thank you. Pakistan Prime Minister, you both are focusing on debt relief because of the floods in Pakistan. So, but the main focus is on renegotiating the debt with the IMF and the World Bank. Are you also approaching to China to renegotiate the debt that Pakistan has got it on higher price, I would say, and then it's almost 1/3 of the total debt of Pakistan. And my second question is that you have said that you want that
Taliban should not be isolated in Afghanistan. And also you have talked about increasing the assets, Afghan assets. So are you also calling on Taliban to show a little bit? Yeah. Good questions. Let me answer. Education especially. Definitely. Let me just answer your first question. As I mentioned earlier, we're still in rescue and relief. We've only done a UN flash appeal. There's been no request as far as debt restructuring, debt deferment. Concept of debt swap to definitely तजवीज़ दिया गया है. जब तक हमारा damage needs assessment नहीं होता, जब तक मुझे अभी तक तो guesstimate चल रहा है ना कि 30 अरब डॉलर्स, लेकिन जब वो डैमेज नीड्स असेसमेंट होगा उसके मुताबिक हमारा रिकंस्ट्रक्टिव रिहेबिलिटेशन प्लान होगा और ज़रूर उसको फंड करने के लिए हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे. हमेशा की तरह चीन हमारे साथ दिया है तो इंशाल्लाह ताला हम उसको भी अप्रोच करेंगे. भाई ये कहना कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आप क्या डेट डिफरमेंट चाहते हैं, आप क्या डेट रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं, आप डेट स्वैप चाहते हैं, आपने क्यों इससे और उससे नहीं पूछा, अभी तक हम उस पोजीशन में नहीं है. और जो भी हमारे कॉन्वर्सेशंस होंगे, अगर मेरा कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान का और चीन के दरमियान होगा तो वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान और चीन के दरमियान होना चाहिए. वो किसी और का पाकिस्तान और चीन का कॉन्वर्सेशंस में अपना हिस्सा डालना का ज़रूरी नहीं है. जहाँ तक तालिबान की बात है, आई थिंक देयर एक तो जहाँ तक ये आइसोलेशन का कोट है, दिस इज द सेकंड टाइम समवन हैज थ्रोन इट मी. एज फार एज आई रिमेंबर मैंने ऐसे कोट नहीं इस्तेमाल किया. मैंने कहा इनको इंगेज करना चाहिए एंड हमें इंगेजमेंट जारी रखना चाहिए. और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इंगेजमेंट जारी रखना चाहिए. इसलिए मैं समझता हूँ कि 90 की दहाइयों की जो हमारी गलतियाँ हैं उससे हमें सीखना चाहिए. और 90 की दहाई में आपका जंग ख़त्म और एवरीबडी मूव्ड ऑन फ्रॉम अफगानिस्तान और उसके नतीजे में मसले ख़राब हुए. दहशतगर्दी मेरा मुल्क में हुआ, दहशतगर्दी इस मुल्क में हुआ. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ इंगेज किया जाए. जहाँ तक फंड्स की बात है, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि अफगानिस्तान के अवाम को अपना फंड्स दिया जाए. इसलिए आप समझते हो कि ये कितने हैरानकुन एक प्रेसिडेंट है जो सेट किया जाता है कि कोई मुल्क किसी दूसरा मुल्क पे जाके उनका फंड्स लेके फ्रीज कर सकते हैं. कल वो पाकिस्तान के बैग्स में हाथ डाल के फ्रीज करेंगे और कहेंगे मेरा शक्ल पसंद नहीं. ये खतरनाक प्रेसिडेंट है. असूली तौर पे हम उस प्रेसिडेंट के खिलाफ है, जो भी मेरा सोच हो अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में. दूसरा, ये क्यों गलत तरीके का. इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी सारे वादे अफगान हुकूमत ने या इंटरिम हुकूमत ने किए हैं वो पूरा ही हों. उनमें से ख़वातीन को उनका हुकूक देना, ख़वातीन को तालीम दिलवाना भी उन प्रोमिसेस में शामिल है. मेरा ख्याल ये है कि अगर जो मुआशी सूरत हाल है अफगानिस्तान में वो बिगड़ते जाएंगे, जैसे बिगड़ रहे हैं, जैसे ये प्रेडिक्शंस दिए जा रहे हैं कि 90% अफगानिस्तान के अवाम गुर्बत के लकीर के नीचे होंगे, तो उस सूरत हाल में ना अफगानिस्तान के औरतें को उनके हुकूक मिलेंगे, ना दहशतगर्दी का से मुकाबला होगा, उल्टा मजीद दहशतगर्दी बढ़ेगा. रेफ्यूजीज का क्राइसिस कम नहीं मजीद बढ़ेगा. तो मेरा मुल्क का इंटरेस्ट में है, अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है कि जो भी हम समझे, और आप सबको पता है कि मेरा क्या राय रहा है और अभी तक है, चाहे वो TTA हो या TTP हो. लेकिन एक हकीकत पैदा हुआ है मेरा बॉर्डर पे, और उस हकीकत का मुकाबला करने के लिए हमने जिम्मेदार पॉलिसी रखना चाहिए और दूसरों को भी जिम्मेदाराना किरदार को मैं इंकरेज करता हूँ. अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा मुझे नोट भेजा गया है कि मैंने उठना है, मैं लेट हूँ. बिलावल साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो खराब है. आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे जो है वो बाद इलेक्शन होने चाहिए, नंबर 1. और दूसरा, और भाई एक जहाँ तक इलेक्शन की सवाल है, अगर 0.1% चांस था पहले ना, अब सैलाब हो चुका है, मेरा मुल्क डूब रहा है. जो भी शख्स इस वक्त सियासत कर रहा है या इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, ये सैलाब की मुतासरीन की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं. आप सबसे सीनियर आखिरी सवाल.
چائنیز ڈیٹ کی جو بات ہو رہی تھی اس میں سیکرٹری بلنکن نے اپنے اس پہ بھی مینشن کیا، تو کیا انہوں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ چائنا سے ڈیٹ ریسٹرکٹنگ کر رہے ہیں؟ Oh, my point about the debt is that we're not even there yet. No, but did they... We're not having a conversation about that. At the moment, we're having a conversation about rescue and relief. And when I do have my conversations about that, with all due respect, وہ conversations چین اور میرے درمیان جو conversations ہوں گے وہ میرے اور چین کے درمیان رہے، وہ چین کا بالکل مرضی ہے، جیسے امریکہ کا 100% مرضی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، چین کی 100% مرضی ہے کہ وہ کیا کریں۔ میرا امید ہے کہ اس سلسلے میں ہم جیو پالیٹکس کا شکار نہ ہو۔ تھینک یو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اپنی پریس کانفرنس کے اختتام میں انہوں نے کہا کہ وہ چین اور امریکہ کے حوالے سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی 100% مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہیں، وہ جیو پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب پاکستان کو کسی اور ملک کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ان کا یہ دورہ کامیاب رہا ہے۔